नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है यूपी बीएड 2025 की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए। कल हम लोगों ने एक सेशन किया था और वो कल वाले सेशन में मैंने आप लोगों से बात की थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग अपने रिजल्ट को कैसे चेक कर सकते हैं, रिजल्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की थी, क्योंकि आपको पता है अब आपके जो रिजल्ट हैं वो 15 से 20 जून के बीच में कभी भी आपको देखने को मिल सकते हैं। 4 से 5 दिन के अंदर, आज से लेकर के आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर कभी भी आपको आपके रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो कल हम लोगों ने एक सेशन जो है लेकर के हम लोगों ने बात की थी इसके संदर्भ में कि किस तरीके से आप लोग अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की थी और थोड़ा सा काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में बात की थी। काउंसलिंग के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि काउंसलिंग कैसे होने वाली है, कितने चरणों में होने वाली है। पहले फेज में अगर हम लोग बात करें किस रैंक वालों की काउंसलिंग होगी, सेकंड फेज में जो है किस रैंक वालों की काउंसलिंग होगी, सेकंड राउंड की काउंसलिंग क्या होती है, पोल काउंसलिंग और डायरेक्ट काउंसलिंग। तो कल इन सब के संदर्भ में हम लोगों ने बात की थी। आज के सेशन में हम लोग काउंसलिंग के संदर्भ में और डिटेल से बात करेंगे कि जब आप काउंसलिंग कराने जाओगे तो क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो पहली बार जो है बीएड की काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं, या फिर कहें मैक्सिमम मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो पहली बार बीएड की काउंसलिंग में शामिल होने जा रहे हैं और उनको जानकारी नहीं होती है कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना है, कब करना है। तो वो बहुत घबराए रहते हैं। तो उसी के संदर्भ में हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे कि जब आप काउंसलिंग कराने जाओगे तो कैसे कैसे क्या क्या होगा। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सेशन जो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग प्रक्रिया 2025। पहला चरण क्या होगा? पहला चरण अगर हम लोग बात करेंगे एक एक करके एकदम आराम से हम लोग बात करेंगे, ताकि आपको कोई डाउट न रहे और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। और ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद फिर आपको यही सारी प्रक्रियाएं करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों को आपको फॉलो करना है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला चरण है चरण 1, जिसमें आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है, पंजीकरण करना है। ठीक है, जब काउंसलिंग के लिए एक नोटिस जारी की जाएगी, काउंसलिंग के लिए यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की तरफ से अगर हम लोग बात करेंगे, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको काउंसलिंग करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, जो भी योग्य उम्मीदवार है उनको काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। ठीक है, जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है वो क्या करेगी? तो वो वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए अवसर उपलब्ध करेगी और आपको वहां पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, परीक्षा की वेबसाइट पर आप लॉगिन करेंगे। सबसे पहले आप जाएंगे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएंगे, उस पर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद पंजीकरण प्रक्रिया के लिए वहाँ पर एक लिंक दिया होगा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक लिंक दिया होगा। उस रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर आप क्लिक करेंगे और फिर वहाँ पर आप जो भी पर्सनल डिटेल्स है उनको, जो भी आपसे वहाँ पर मांगा जाएगा, वो सब आप वहाँ पर भरेंगे। जैसे आपका नाम, पिता का नाम, आपने रिजल्ट देख ही लिया होगा तो रिजल्ट में आपका कितना नंबर है, ठीक है, आपकी रैंक क्या है। तो इस तरीके से कुछ आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगा जा सकता है, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर और कुछ जो पर्सनल डिटेल्स होंगी तो उनको आप फिल करेंगे और लॉग इन करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो आप क्या करेंगे? एक एक तरफ से हम लोग एकदम आराम से बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ करने के लिए आप कहाँ पर जाएंगे? तो आप यूपी बीएड बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक लिंक दिया होगा। उस लिंक पर आपको क्लिक करके फिर क्या करना है? पंजीकरण वाले ऑप्शन पर जाना है, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाना है और वहाँ पर जो भी आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी उन सबको फिल करना है। तो ये तो हुआ चरण 1। इसके बाद आप दूसरे चरण में पहुंचेंगे। दूसरे चरण में क्या करना है? दूसरे चरण में भुगतान करना है और इसको बहुत अच्छे से, आराम से, प्यार से समझिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, कंफ्यूजन भी होगा। ठीक है, दूसरा चरण क्या है? जब आप पर्सनल डिटेल्स को भर देंगे तो उसके बाद आएगा भुगतान का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपको पेमेंट करना होगा। आप पेमेंट करने में क्या है? जितने भी मेरे भाई बहन काउंसलिंग कराने के लिए जा रहे हैं
उनको क्या करना होगा, उनको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पेमेंट करना होगा। और पेमेंट कितना करना होगा भाई, पेमेंट कितना करना होगा, तो पेमेंट आपको क्या करना है, जो उम्मीदवार हैं उनको पंजीकरण शुल्क, जो आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो पंजीकरण शुल्क 750 रुपये, और साथ ही साथ अग्रिम राशि अगर हम लोग बात करेंगे तो अग्रिम जो कॉलेज शुल्क है वो 5,000 रुपये। तो कम से कम आप अगर हम लोग बात करें तो 5750 रुपये आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितने। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जब आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद आपको पेमेंट करना होगा। और कितना पेमेंट करना होगा, तो 5750 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, जिसमें 750 अगर हम लोग बात करेंगे 750 रुपये जो है आपका पंजीकरण शुल्क है, और 5,000 रुपये आपसे तुरंत का तुरंत कॉलेज शुल्क लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपने पेमेंट कर दिया, आपने 5750 रुपये पेमेंट कर दिया। ठीक है, आप काउंसलिंग कराने के लिए गए, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपने ठीक है काउंसलिंग कराने के लिए ये 5750 रुपये पेमेंट कर दिया। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए किसी कारणवश आपको सही कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, आपको दूर का कॉलेज मिल गया, या किसी अन्य कारण से अब आप काउंसलिंग नहीं कराना चाहते हो, आप नहीं लेना चाहते हो। जैसे मान लो आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद आगे का भी आपको कॉलेज चूज करना रहेगा। मान लो आपको मनमाफिक कॉलेज नहीं मिला, आपको दूर का कॉलेज मिला, तो घर वाले बोले कि जाने दो, अब बीएड मत करो, अगली साल बीएड कर लेना। तो आपने जो ये 5750 रुपये जो आपने ये पेमेंट कर दिया है, ये वापस आपको नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा, और पेमेंट करने के बाद ठीक है आपको ये 750 रुपये पंजीकरण शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस देना है, साथ ही साथ कॉलेज शुल्क 5,000 रुपये पहले से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तभी कोई कॉलेज आप चूज कर पाओगे। ठीक है, तभी आपको कॉलेज की लिस्ट दिखेगी, तभी आप कॉलेज चूज कर पाओगे। और अगर आपने 5750 रुपये आपने पेमेंट कर दिया तो ये फिर रिफंड नहीं होगा, चाहे आप काउंसलिंग कराइए या ना कराइए। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई ये बताता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे दस्तावेज सत्यापन का। अब इसके बाद क्या होगा, जब आप इतना पेमेंट कर दोगे तो फिर आपकी शुरू होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी आगे हम लोग बात कर लेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पर चाहिए। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन में क्या होगा, जो परीक्षा अधिकारी है वो क्या करेंगे, वो आपके सभी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। ठीक है, बीएड कॉलेज में प्रवेश के लिए दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उम्मीदवार को पंजीकृत आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सत्यापन किया जाएगा, और उसके बाद जो आपका जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है, जो आपने फॉर्म में मोबाइल नंबर भरा था, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, और उस ओटीपी को भी आपको क्या करना होगा, बताना होगा, फिल करना होगा, ताकि पहचान हो सके कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे हैं, जिसने परीक्षा फॉर्म भरा था। ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ी ना होने पाए। तो आपका जो पंजीकृत जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तीसरा चरण हुआ। आपने फीस पेमेंट कर दी और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच हो गई, मोबाइल नंबर पर ओटीपी भी आ गया, वो भी आपने भर दिया। इसके बाद अगला चरण होगा विकल्प भरना। अब इसके बाद अब आपके सामने आएगा कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी, आपके सामने कॉलेज खुल करके आ जाएंगे, और जो लिस्ट खुल करके आएगी उसी में से आपको कॉलेज का चुनाव करना है। अब जो भी अब लिस्ट में आपको कॉलेज दिख रहा है, आप अपनी सहजता के अनुसार अपने आसपास के या फिर जो भी जहाँ पर भी आप एडमिशन लेना चाहें उस कॉलेज का आप विकल्प वहाँ पर भर देंगे। ठीक है, विकल्प भर देंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगला जो चरण होगा वो ये होगा कि आपने कॉलेज, मान लीजिए आपने 8-10 कॉलेज चूज कर लिए, आपने 8-10 कॉलेज चूज कर लिए जो आपको पसंद है। अब क्या होगा, अब आपकी रैंक के अनुसार जो भी कॉलेज होगा, मान लीजिए आपकी रैंक के अनुसार पहला ही कॉलेज आपको मिल सकता है तो पहला कॉलेज मिल जाएगा, आपको पहला नहीं मिल रहा है तो दूसरा मिल सकता है, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, चौथा नहीं तो पांचवा। तो आपकी रैंक के अनुसार क्या होगा, आपको सीट आवंटन किया जाएगा। जैसी आपकी रैंक होगी उसी अनुसार आपको क्या किया जाएगा, तो आपको आपकी रैंक के आधार पर सीट प्रदान की जाएगी, सीट का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उम्मीदवार डिमांड ड्राफ्ट के रूप में सीट स्वीकृत शुल्क का भुगतान करके सीट की पुष्टि करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या होगा, मान लीजिए आपने
रजिस्ट्रेशन फीस और जो मैंने बताया तो वो अग्रिम जो शुल्क है 5,000, तो वो कुल मिलाकर के 5750 रुपये आप फीस जमा कर दिए। ठीक है, वो आप फीस जमा कर दिए। आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद 14 से 15 दिन का आपको समय मिलेगा और उस 15 दिन में आपको कंप्लीट फीस जमा करनी होगी उस कॉलेज की। ठीक है, मान लीजिए जैसे आज की डेट में आपने कॉलेज चूज किया, आज की डेट में आपको कोई कॉलेज मिल गया। ठीक है, आज की डेट में कोई कॉलेज मिल गया। अब जैसे कोई कॉलेज मिल गया है तो फिर क्या करना होगा, तो फिर 14 से 15 दिनों के अंदर काउंसलिंग जब आपकी हो जाएगी, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आपको पता चल गया कि आपको बीएड के लिए ये कॉलेज मिला है, तो फिर क्या करना होगा, फिर 14 से 15 दिन के भीतर आपको जा करके उस कॉलेज की फीस जमा करनी होगी। कितने दिन के अंदर? 14 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको जा करके उस कॉलेज में क्या कर लेना है, तो उस कॉलेज में जा करके फीस को जमा कर लेना है। ठीक, दूसरी चीज आप ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए उस कॉलेज की फीस जो भी हो, ठीक है, उस कॉलेज की फीस मान लो 34,000 हो, 50,000 हो या 10,000 हो, 12,000, जो भी उस कॉलेज की फीस हो, तो आपको वहां पर जाकर के 14 से 15 दिन के अंदर कंप्लीट फीस को जमा कर देना है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि आप कंप्लीट फीस जमा कर देते हो। मान लो आपने उस कॉलेज की 50,000 मान लो फीस है, आप गए और उस कॉलेज की 50,000 रुपये फीस जमा कर दी। ठीक है, फीस जमा करने के बाद भी कई बार क्या होता है कि बच्चों को वहाँ का कॉलेज समझ में नहीं आता है, पढ़ाई समझ में नहीं आती, कैंपस समझ में नहीं आता, या फिर जो है फीस जमा करने के बाद बच्चों को लगता है कि कॉलेज बहुत दूर है, या फिर जो है हम यहाँ से नहीं करना चाहते हैं, बहुत कुछ सारी समस्याएं होती हैं। तो उसके बाद भी अगर आप मान लीजिए फीस आपने जमा कर दिया है और फिर जो है आप अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हो, तो यहाँ पर जो आपने कॉलेज की जो फीस आपने जमा की है वो क्या हो जाएगी, वो वापस हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगी, तो जो कॉलेज की फीस जो है तो वो आपको वापस मिल जाती है। ठीक है, वो आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पर आपने जो फीस ये सबमिट की है ये आपको वापस नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर मान लीजिए जैसे आपने 50,000 रुपये फीस जमा की है और आप एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हो, आप नई एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपकी फीस वापस हो जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, उसमें बहुत समय लगता है। जब तक यूपी बीएड की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक सारे काम पूरे नहीं हो जाएंगे, जो आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग, पूल काउंसलिंग, डायरेक्ट काउंसलिंग, जब तक सारी चीज़ें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो कभी कभी इस प्रक्रिया में 6 से 8 महीने का समय भी लग जाता है। ठीक है, इस बात को समझिएगा, पैसे वापस आने में 6 से 8 महीने का समय भी लग जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपकी काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होगी। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको भुगतान करना होगा, और ये जो 5750 रुपये आप भुगतान करेंगे ये आपका रिफंड नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप विकल्पों को भरेंगे, फिर आपकी रैंक के अनुसार सीट का आवंटन होगा। जब आपको सीट मिल जाएगी और ठीक है, जब आपको सीट मिल जाएगी तब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होगी और आपको फिर लास्ट में जा करके कॉलेज में 14 से 15 दिन के अंदर फीस को जमा करना होगा। अब हम लोग बात कर लें कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जरूरत पड़ने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यूपी बीएड जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है, तो आपका रिजल्ट जो निकला होगा, तो रिजल्ट की आप कॉपी रखेंगे। ठीक है, आपने अपना रिजल्ट देख लिया होगा, उस रिजल्ट पर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका रैंक, ये सारी चीज़ें दी गई होंगी, तो उसका जिरोक्स आपके पास होना चाहिए, कम से कम 2 जिरोक्स तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ जो आपका कॉल लेटर है या काउंसलिंग लेटर था जिसको लेकर के आप बीएड का पेपर देने के लिए गए थे, उसका कम से कम 2 जो है 2 आपके जिरोक्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपके जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आप शैक्षणिक प्रमाण पत्र में क्या आएगा, तो 10th के आपके मार्कशीट और जो है सर्टिफिकेट आएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे 12th के आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट आएंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका जो ग्रेजुएशन है, आपका जो बीए है या फिर जो आपका बीएससी है, जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, तो उसकी आपके
तीनों ईयर की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है तो काम चल जाएगा, लेकिन मार्कशीट आपकी तीनों ईयर की होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो बीए या फिर बीएससी ग्रेजुएशन की आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। साथ ही साथ ट्वेल्थ के आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसके अलावा 10th की आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट होने चाहिए। साथ ही साथ आपसे करेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है, तो उसके लिए आपको काउंसलिंग, जब आपकी काउंसलिंग नोटिस जो जारी की जाएगी तो वहाँ पर दिया होगा कि अगर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो कहाँ से बनवाना है। तो अगर मांगा जाएगा तो आप करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाएंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो निवास प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा फॉर्म भरते समय। निवास प्रमाण पत्र जहाँ पर आपने लगाया था तो वो आपको लगाना होगा। साथ ही साथ पासपोर्ट साइज की कम से कम 3 से 4 फोटो आप जरूर रखेंगे। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा वही फोटो आपके पास हो जो आपने फॉर्म में भरी है। तो पासपोर्ट साइज की 3-4 फोटो होनी चाहिए। साथ ही साथ पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए। फॉर्म में आपने आधार कार्ड लगाया तो आधार कार्ड साथ में होना चाहिए, या फिर इसके अतिरिक्त आपने कोई और आईडी लगाई है, पैन कार्ड लगाया है, वोटर आईडी लगाया है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस लगाया है, या कोई और पहचान प्रमाण पत्र लगाया है तो वो आपका होना चाहिए। साथ ही साथ फॉर्म भरते समय आपने जाति जो है जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो भी आपने लागू किया है वो सारी चीजें फॉर्म भरते समय आपने जो चीजें दिखाई हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। तो ये सारी चीजें चाहिए आपको काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन सारी चीजों को आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। किसी को कोई अगर डाउट होता है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज करके हमसे चीज़ों को पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट हैं तो उनको दूर करने का काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बहुत अधिक समय नहीं दिया जाएगा, तो जो डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें हैं तो उन सारी चीज़ों को आप तैयार रखिए। ठीक है, उन सारी चीज़ों को तैयार रखिए और यहाँ पर आपको उम्मीद है पूरी बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से आपको काउंसलिंग करानी है। ठीक है, तो और एक काम और आप लोग कर सकते हैं। एक काम और आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी से आप लोग अपने आसपास के कॉलेजों की एक लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, अपने आसपास के जो कॉलेज आपको चूज करने हैं तो कम से कम 8 से 10 कॉलेजों की एक लिस्ट बना लीजिए। क्योंकि जब आप काउंसलिंग में जाते हो ना, और काउंसलिंग में फिर आपकी क्या होता है, आपके सामने पूरे यूपी भर के कॉलेज खुल जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, तो फिर आपको समझ में नहीं आता कौन सा चूज करें, कौन सा ना चूज करें, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो आप मन पसंदीदा कॉलेज को आप चूज करने में कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आपके सामने तो इतने सारे कॉलेज खुले रहते हैं। ठीक है, तो आप अगर पहले से एक लिस्ट बनाए रहोगे कि आपको कौन से कॉलेज चाहिए तो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो ये एक काम आप किए रहिएगा, पहले से लिस्ट बनाए रहिएगा ताकि आपका माइंड सेटअप रहे कि हमको ये कॉलेज चाहिए, तो सीधे आप जाकर के उसी कॉलेज को चूज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो वहां पर इतने सारे कॉलेज खुल जाएंगे ना कि कई बार बच्चे जो है वो जिस कॉलेज को चाहते हैं उसको भी चूज नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर उनको बड़ा ढूंढना पड़ता है। ठीक है, कॉलेज को, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए हम लोग आज के सेशन में इतना ही करेंगे और जल्दी मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।